हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका हम लेक्चर नंबर 23 यानी 23 नंबर लेक्चर लेके आए हैं। 23 नंबर लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है। इसको हम लाइव नहीं कर रहे हैं, इसको हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो पिछली बार हमने जो लाइव क्लास ली थी, जो पिछली बार 22 नंबर लेक्चर की लाइव क्लास ली थी अपन ने, ठीक है, उसका आप एक्सपीरियंस बताइए आपको कैसी लगी। थोड़ी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क था, बाकी एकदम बढ़िया लाइव क्लास थी। तो उसका एक्सपीरियंस बताइएगा, जाके कमेंट बॉक्स में उसका एक्सपीरियंस बताइएगा, लाइव क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आज हम पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन छोड़े थे उसको करते हैं, आज स्टार्टिंग करते हैं उसकी, ठीक है। देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है वो फटाफट देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। और नहीं कर पाए हो तो क्वेश्चन अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन लिखिए, लिखता हूँ मैं और आप कीजिएगा। एक तो ये क्वेश्चन था आपके पास, देखिएगा जो क्वेश्चन था मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, देखिएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये 8 पार्ट था, 8वां नंबर भाग था किसका, स्पेयर का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्पेयर का 8 नंबर पार्ट था, ठीक है। जैसे आप किसी भी बॉल है, मान लीजिए बॉल है, बॉल एक स्पेयर की तरह बिहेव करती है, तो उसके 8 पार्ट कर दीजिए। उसके 8 पार्ट कैसे करोगे, पहले 4 पार्ट कर दीजिए, 4 पार्ट करके फिर आगे आप 8वां पार्ट करोगे, क्योंकि जैसे आप 4 पार्ट करोगे ऐसे करके, जो मान लीजिए आपका स्पेयर है ये, इसका 4 पार्ट कर दिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ठीक है। चौथा पार्ट को फिर से काट दीजिए, फिर से आप कट करोगे, चौथे पार्ट को फिर से आगे कट करोगे, तो ये 8वां पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इस 8वें पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, और इस 8वें पार्ट पर जो क्वेश्चन मैंने गिवन किया था पिछले लेक्चर में, वो ये था कि 8वां पार्ट है ये किसका, स्पेयर का। आपके पास क्या है, 8वां पार्ट है, और ये चार्ज किससे, पॉजिटिव चार्ज से कंप्लीटली चार्ज है, ये कंप्लीटली चार्ज है। 3D में देखोगे तो ये 3D में डायग्राम बना हुआ है, और ये कंप्लीटली चार्ज किससे, पॉजिटिव चार्ज से आपके पास यहाँ पर कंप्लीटली चार्ज है, ठीक है। तो जैसे आपके पास कंप्लीटली चार्ज है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर आर दिस type of sphere is octant part of the sphere. This type of sphere is octant part of the sphere. Then plus q charge ऐसे लिखिएगा, कर्व्ड सरफेस हैज प्लस क्यू चार्ज, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, find out the electric field at origin, find out the electric field at origin, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो देखिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ओरिजिन पे निकालना है। तो देखिएगा किस तरीके से निकालोगे,
एक मैंने कंसेप्ट बताया था, एक मैंने जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, शायद लेक्चर नंबर ईडी का ही है, 16 नंबर लेक्चर है, शायद 16 नंबर लेक्चर है। तो उसमें मैंने एक बात डिस्कस की थी, एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात डिस्कस की थी, वो देखिएगा क्या बात थी वो। ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने कोई भी आपके पास सिस्टम ले लिया, एक्स वाई जेड, इसके मैं कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और एक्स वाई जेड मैंने प्लेन ले लिया, और कोई भी सिस्टम है, कोई भी चार्ज्ड सिस्टम है, कैसा भी चार्ज हो सकता है, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, परंतु मैं एक बार चार्ज्ड सिस्टम ले रहा हूं, कोई भी आपके पास चार्ज सिस्टम है और ये पॉइंट आपके पास गिवन है, ये पॉइंट P गिवन है, और इस चार्ज सिस्टम के थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डीजे ग्रिफिथ बुक में साफ साफ लिखा है किस तरीके से निकालोगे, जाके आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में एकदम साफ साफ लिखा है किस तरीके से निकालोगे। मैं बता देता हूं, तो देखिएगा, इससे जो आप जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हो, किसी भी तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हो, चाहे पॉइंट चार्ज लिया हो या फिर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हो, चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हो, चाहे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हो, किसी भी तरीके का आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हो, तो यहां से आपकी जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे निकालना है, वहां पर आप सबसे पहले एक एलिमेंट काटोगे। जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकली आप एलिमेंट काटोगे। मैंने एक बॉक्स बना दिया, आप कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो सकता है, स्वैच्छिक होगा, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से होगा। अगर मैं लीनियर सिस्टम ले रहा हूं तो लीनियर सिस्टम के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस का मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहा हूं तो सरफेस के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं यहां पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहा हूं तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने आर प्राइम वेक्टर लिखा हूं, ठीक है। और ओरिजिन से ही जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो आपके पास आर वेक्टर हो जाएगा, वो आपके पास आर वेक्टर हो जाएगा। जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ठीक है। ठीक है, ये आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर ये हो जाएगा। आपका ट्रायंगल लॉ लगाया, यहां पर किस तरीके से लगाया वो देखिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आर वेक्टर प्लस आर माइनस आर प्राइम वेक्टर, तो आपके पास तीसरा आना चाहिए, ये आपके पास आ चुका है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ यहां पर फुलफिल हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ट्रायंगल लॉ फुलफिल हुआ है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, कोई भी मैं इंटीग्रल फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं, स्ट्रिप के कारण जो स्ट्रिप काटी है या जो भी एलिमेंट काटा है उसके कारण मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिखता हूं। अगर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो लैम्डा डीएल आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मॉडुलस की पावर 3 का इंटीग्रल, ठीक है। ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालूं तो देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से निकालता हूं, सिग्मा डीएस लिख दूंगा इसकी जगह, सिग्मा डीएस आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की पावर 3, क्योंकि यहां पर अगर वेक्टर लगाते हो तो यहां पर आर कैप लगाओगे, नीचे आर स्क्वायर होता ही है, कैप को हटाऊंगा तो वेक्टर फॉर्मेट में ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सरफेस हो गया। अगर मैं, ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं रो डीवी लिख दूं इसकी जगह रो डीवी लिख दूं तो रो डीवी
ई वेक्टर रो डीवी आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की क्यूब। ये आपके पास क्या हो जाएगा, किसके कारण, ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जो इसमें सरफेस, इस पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इस पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है देन सरफेस देन कर्व्ड सरफेस हैज चार्ज प्लस क्यू चार्ज देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास सरफेस पर जो चार्ज दिया गया है वो प्लस क्यू दिया गया है, तो सरफेस पे चार्ज दिया गया है, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज लोगे, चार्ज डेंसिटी का यूज लोगे। ठीक है, नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपन ने क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में, अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आपको ई वेक्टर ई निकालना है, डी ई लिख दूँ मैं इसको, ठीक है, डी ई लिख देता हूँ मैं। तो डी ई इक्वल टू सिग्मा डी एस आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिएगा कॉन्सेप्ट, यहां पर माइनस आर कैप आएगा। आर वेक्टर आपके पास क्या है, आर है। क्यों है आर, जैसे मैं कोई एलिमेंट यहां निकाल दूं, यहां पर आपके पास कोई भी आपके पास एलिमेंट काट दूं, ये आपके पास क्या हो गया, एलिमेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट हो गया। अब ओरिजिन से एलिमेंट की डिस्टेंस आर हो गई, परंतु ओरिजिन से बाहर की तरफ जो आपके पास डिस्टेंस होगी वो प्लस आर होगी। जैसे आपका ओरिजिन है ओ, इससे बाहर की तरफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, इंक्रीमेंट डायरेक्शन में या इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो आपके पास इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ओ वेक्टर से अवे होगी, जो भी डिस्टेंस अवे होगी उसको तो प्लस आर बोल दूंगा। परंतु अब अवे कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अवे डायरेक्शन में निकालना हो। अवे डायरेक्शन में मुझे क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। परंतु मुझे तो पॉइंट ओ पे निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, तो पॉइंट ओ पे आने के लिए मुझे तो इस पे टुवार्ड्स आना पड़ेगा। पॉइंट्स ओ पे आने के लिए मुझे क्या आना पड़ेगा, टुवार्ड्स आना पड़ेगा। परंतु अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो आर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बट कैप फॉर्मेट में लिखूं तो आपके पास माइनस, जो आपके पास आर कैप होगा वो माइनस आर कैप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह यूटिलाइज नहीं होगा। इसमें तो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि आर स्क्वायर भी हो जाएगा, अगर माइनस लगाए तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा इसका, तो पॉजिटिव आ जाएगी संख्या, जो क्वांटिटी है पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आर वेक्टर सिग्मा की बात करूं, सबसे पहले सिग्मा की बात करूं तो क्यू अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, इस तरीके से बात करूं, देखिएगा, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज क्या है आपके पास वो देखोगे, चार्ज क्यू चार्ज मैंने प्रोवाइड किया है, ये देखिए यहां पर क्यू चार्ज लिखा हूं मैं, तो क्यू चार्ज इसमें प्रोवाइड किया हूं। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, एक स्पेयर में बोला हूं, एक स्पेयर में इसे बोला हूं, तो स्पेयर का आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, स्पेयर का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु ये 8 पार्ट है, ऑक्टेंट पार्ट है, ये क्या गिवन है, ऑक्टेंट पार्ट है, तो इसका 8वां पार्ट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 8वां पार्ट, तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपके पास 8Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। इसको इसकी जगह पुटअप कर दीजिए। अब ds की जगह क्या पुटअप करोगे वो देखोगे,
ठीक है, इसकी जगह सिग्मा की जगह यहां पुटअप कर दोगे, ds की जगह क्या पुटअप करोगे वो देखो, ds की जगह क्या पुटअप करोगे, ये रेडियस r है आपके पास और इसको मैं इंक्रीमेंट डायरेक्शन में ले जाऊं तो ये r कैप हो जाएगी, इसका यूनिट वेक्टर जो इसको डायरेक्शन शो करेगा। जब तक आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी स्टडी नहीं करोगे तो मेरा बताने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इंक्रीमेंट डायरेक्शन है, चाहे आपसे इंक्रीमेंट डायरेक्शन हो आप सुनते रहिएगा, परंतु जब तक आप कॉन्सेप्ट पे नज़र नहीं रखोगे जब तक समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे नज़र रखो। सबसे पहले वो वीडियो देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में ये वीडियो देखोगे। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें ये आपके पास स्पेयर है, 8 नंबर पार्ट है, ऑक्टेंट पार्ट है, इससे दूर की तरफ आपके पास आर वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे चलें, अगर ये इंक्रीमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा, इंक्रीमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा तो कोई ना कोई प्लेन के थ्रू तो ये यूनिट वेक्टर बनाएगा। जैसे कोई भी आपके पास इस पे ये मान लीजिए, मैं माना हूँ ये जेड कैप इसकी डायरेक्शन है, तो कोई ना कोई प्लेन तो होगा ना, ये कोई ना कोई प्लेन होगा, ये होगा वाई और ये होगा एक्स। तो एक्स वाई प्लेन हुआ जब भी तो जेड डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर इसकी जो इसका परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर है उसको यूनिट वेक्टर है उस वो डायरेक्शन को शो करता है। कोई ना कोई प्लेन होगा जब भी तो शो करेगा ये एक्स और ये वाई, वो एक्स और वाई प्लेन है जब ये यूनिट वेक्टर जेड कैप शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं ds वेक्टर लिखूं, वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो प्लेन कौन सा होगा। अगर मैं यहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज ले रहा हूं और ये आपके पास r वेक्टर परपेंडिकुलर है, कोई प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो आपके पास मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज ले रहा हूं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर यूज ले रहा हूं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज ले रहा हूं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, r थीटा फाई। ठीक है, r थीटा फाई, r को तो मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लिया तो प्लेन r और फाई में होगा, थीटा और फाई में होगा प्लेन। तो देखिएगा प्लेन थीटा और फाई में किस तरीके से होगा। ठीक है, थीटा और फाई में किस तरीके से होगा, तो आपके पास वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो dl थीटा मल्टीप्लाई dl फाई और r कैप। ठीक है, r कैप आप छोटा लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर r कैप जो यूनिट वेक्टर लिख रहे हो छोटे फॉर्मेट छोटा लिख रहे हो तो यहाँ भी छोटा लिख दीजिए। तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, r दी थीटा मल्टीप्लाई r साइन थीटा, r साइन थीटा और इसका थीटा कैप और फाई कैप, और थीटा कैप और फाई कैप कौन सी डायरेक्शन में होंगे, आर कैप की डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये आपके पास आर कैप है, ये थीटा कैप है और ये फाई कैप है। अगर मैं थीटा और फाई कैप को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आर कैप की डायरेक्शन में होंगे। ये दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, आर कैप की डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर आर कैप की डायरेक्शन में होंगे तो मुझे ही आर कैप की डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपका सरफेस के जो यूनिट वेक्टर शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, आर कैप की डायरेक्शन में शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ds की वैल्यू मैं कहाँ लिखूँ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन लिख चुके होंगे, रेडियस r है और ऑक्टेंट पार्ट है और स्पेयर कर्व है, कर्व्ड स्पेयर है, चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे निकालना है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं फिर से बना दूंगा इसको। ठीक है, तो आप देखिएगा ds वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, ds वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा r दी थीटा डॉट r साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा r कैप। ठीक है, तो ds वेक्टर इक्वल टू r को आप बड़ा लिख सकते हो, r डी थीटा डॉट प्रोडक्ट r साइन थीटा और r कैप। ठीक है, परंतु मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लेना है, वेक्टर फॉर्मेट में इसको लेना नहीं है, तो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो इस कैप को हटा दीजिए, तो r स्क्वायर और इसमें कुछ गड़बड़ है, r डी फाई भी तो आएगा, इसमें डी फाई मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डी फाई अपन भूल गए,
तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप हटाना है ना, आपने मैग्नीट्यूड लेना है, सिग्मा डी एस निकालना है तो मैग्नीट्यूड में ये, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका, इस पूरे का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, बस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलें तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डी ई वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 8 ऊपर चला जाएगा, 8Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और डी एस की वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये आपके पास क्या हो गया, एरिया एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसको बड़ा लिख लीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब 4 पाई, ये आर कैप को मैं एक बार, ये आपके लिए सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ तो नहीं है, पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से आर कैप लिख देता हूँ माइनस आर कैप, इसकी कैलकुलेशन अपन बाद में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपोन में जो वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, नोट कीजिए, इतना फटाफट नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इतना मैं मिटो देता हूँ, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इतनी बात अपन को पता है, अब इतना मैं मिटो देता हूँ, इस वाला ये वाला पोर्शन है वो मिटो देता हूँ। तो देखिएगा, भाई, ये आपके पास आर स्क्वायर और आर कैप की वैल्यू क्या होती है, अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है और पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी है जो लाइव अपन ने टेलीकास्ट की थी वो आपने देखी है, तो आर कैप की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस साइन थीटा कोस फाई आई कैप माइनस साइन थीटा साइन फाई जे कैप माइनस कोस थीटा के कैप, ठीक है, ये वैल्यू थी। अब इसकी जगह माइनस क्यों लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए सब में माइनस इंक्लूड कर दिया हूँ। ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, परंतु यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस ही इंक्लूड कर दिया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर डी ई ये आर स्क्वायर से नेक्स्ट में लिख दीजिएगा 8Q अपॉन 4 पाई, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2Q, ये आपके पास 2 हो जाएगा ना, 8 में से 4 में से 8 गया, 2 बच गया, डिवाइड किया तो 2 बच गया, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये पाई हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन है सिंपल, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कैलकुलेशन हो गई। अब साइन थीटा डी फाई और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन थीटा कोस फाई आई कैप माइनस साइन थीटा साइन फाई जे कैप माइनस कोस थीटा के कैप, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई, अपोन में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये कौन सा, ये मिटो देते हैं। अब ये अब मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेशन करनी है, तो देखिएगा साथ साथ में उतारते रहिए, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ पर लिखूंगा तो इस वाला मिटो दूंगा, फिर अगर यहाँ पर मैं लिखना चालू करूँगा तो इस वाला मिटो दूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इस वाला मिटो दूंगा, फिर अगर मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ तो बाद में लिखने के बाद यहाँ वाला मिटो दूंगा। इस तरीके से चलूँगा तो साथ साथ में इस तरीके से चलोगे। तो देखिएगा आपके पास अब अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, डी ई इक्वल टू 2Q अपॉन पाई, ठीक है। साइन थीटा की मल्टीप्लाई कराइए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई डी फाई
ठीक है, और आई कैप माइनस फिर क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन फाई, साइन फाई, और क्या हो गया आगे साइन फाई और डी फाई डी थीटा जे कैप और माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा के कैप और अपोन में 2q अपोन पाई आ गया, अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब लिमिट देखिएगा, अब इंटीग्रल कर रहा हूं मैं, यहाँ भी 2 टाइम्स इंटीग्रल होगा, यहाँ भी 2 टाइम्स इंटीग्रल होगा, यहाँ भी 2 टाइम्स इंटीग्रल होगा। ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रल होगा, ये थीटा की वैल्यू होगी, ये फाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो किस तरीके से ये आप थीटा की वैल्यू लोगे, किस तरीके से फाई की वैल्यू लोगे। ठीक है, जैसे आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये यहाँ तो थीटा बनेगा। ठीक है, और इसको कंप्लीटली बनाना है, कंप्लीटली इसको बनाना है, इस जो सरफेस है इसको कंप्लीटली आपको बनाना है, कंप्लीटली बनाना है। तो आप यहाँ से कितना चलोगे, यहाँ तक आओगे, जड़ से वाई की तरफ आओगे। जैसे आप जड़ से वाई की तरफ आओगे, जड़ से किस की तरफ आओगे, ऐसे वाई की तरफ आओगे, तो 0 से π/2। ठीक है, और फाई यहाँ पर बनता है आपके पास, फाई यहाँ पर बनता है, माइनस जड को क्रॉस करता है, ये आपके पास माइनस जड हो गई, माइनस जड हो गई, इसको क्रॉस करता है, ये प्लस जड, ये माइनस जड, इसको क्रॉस करता है, तो ये आपके पास कंप्लीटली यहाँ बनाओगे 0 से π/2। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से π/2 और 0 से π/2 दोनों की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों की आपके पास लिमिट हो जाएगी। ठीक है, दोनों की लिमिट हो जाएगी, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करके बताऊं या आप कर लोगे, बताइएगा भाई। लिमिट फिर से बता देता हूं, कंफ्यूजन हो सकती है लिमिट में, तो देखिएगा लिमिट फिर से आप देख सकते हो, लिमिट में कंफ्यूजन हो सकती है। देखिएगा, मुझे इस सरफेस इसको, ये जेड एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे थीटा की लिमिट देखनी है, तो कंप्लीटली मुझे कवर करना है। ये जो प्लेन है, मुझे ये ऑक्टेंट का जो पार्ट है स्पेयर का, उसको मुझे कंप्लीटली कर्व करना है, कंप्लीटली बनाना है। तो किस तरीके से बनाओगे, ये आपके पास y है, ये z है, तो इसको कंप्लीटली इस तरीके से कंप्लीटली बनाओगे, तो ये 0, ये π/2, यानी 0 से π/2 थीटा की वैल्यू। और फिर यहाँ से देखोगे तो ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो पूरा कंप्लीटली प्लेन बनाना है। कंप्लीटली प्लेन बनाओगे तो यहाँ भी 0 से π/2 आपके पास लिमिट लगेगी, ये थीटा की लिमिट, ये फाई की लिमिट। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। DE वेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले x कंपोनेंट सोल्व करते हैं, फिर y कंपोनेंट, फिर z कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो देखिए EX DEX इंटीग्रल 2q अपॉन, इसमें ये पाई और ये r, पाई r स्क्वायर। ठीक है, और इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और मैं 0 से π/2, 0 से π/2 और साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, डी थीटा, डी फाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ, देखिएगा EX का जो कंपोनेंट आएगा आपके पास 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर। ठीक है, मैं ये लिख दिया हूँ। अब मैं 0 से π/2,
0 से पाई बाई 2, यहाँ फाई का कोई कंपोनेंट नहीं है, फाई का है ना, ये कंपोनेंट अपन गलत कर देते अभी, फाई का कंपोनेंट है कोस फाई डी फाई, और ये आपके पास 0 से पाई बाई 2, ये माइनस का चिन्ह, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ई एक्स का जो कंपोनेंट आपके पास आएगा वो देखिएगा क्या आता है। ई एक्स का कंपोनेंट तो -2q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नोट पाई आर स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रल कर दीजिए तो कोस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा साइन फाई, तो साइन फाई की लिमिट 0 से पाई बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू 1। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसको इंटीग्रल करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यही लिखोगे ना, यही लिखोगे। इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए, तो किस तरीके से रिप्लेस करोगे, 0 से पाई बाई 2 तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, जरूरत नहीं है अब, जरूरत कैसे नहीं है, इसकी तो जरूरत है ना, इसकी तो जरूरत पड़ेगी अपन को। इस डायग्राम को मिटाता हूँ, ठीक है। मैं एक x कंपोनेंट सोल्व करके देखता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यू, 2q अपॉन पाई, ये आपके पास पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाई डी थीटा डी फाई। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर में बना रहा हूँ ई एक्स का कंपोनेंट, तो आपके पास ई एक्स का क्या कंपोनेंट आएगा देखिएगा, -2q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नोट, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये आप अगर डेरिवेटिव करो, इंटीग्रल करोगे 1 के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, थीटा, तो आपके पास थीटा, इसकी वैल्यू 2, ये मैंने 2 बाहर निकाल दिया है, और माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रल करोगे तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, लिमिट रख दीजिएगा, ई एक्स इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नोट पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये हो गया 2q, और थीटा की लिमिट रखोगे तो पाई बाई 2, इसमें पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो और लिमिट रखोगे जब आप पाई बाई 2 यहाँ पर लिमिट रखोगे तो यहाँ पर पाई बचेगा, पाई की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरीके से 0 रखोगे तो आपके पास 0 हो जाएगी। इस तरीके से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कीजिएगा, ये आई कैप। ठीक है, ये ई एक्स का कंपोनेंट आई कैप में आ गया, नोट कर लीजिए। मैं चेक कर देता हूं यही आ रहा है क्या अपना, यही आ रहा है अपना। ठीक है, ये पाई से ये पाई भी काट दो। ठीक है, तो आई कैप के रिस्पेक्ट में कितना डेरिवेटिव आया वो देखोगे। मैं इतना मिटाता हूँ, लिख लिया हो तो मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा नहीं सकता, यहाँ पर सारी जानकारी अपने पास उपलब्ध है, तो देखिएगा। तो आपके पास ई एक्स का जो कंपोनेंट आया वो आपके पास आया -q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नोट, यहाँ से पाई था और यहाँ से पाई था, वो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2r स्क्वायर और ये आई कैप। ठीक है, और ऐसे ही आप ई वाई निकाल दीजिए, ई वाई इस तरीके से ई वाई निकालोगे, इस तरीके से ई जेड निकालोगे। ठीक है, ई वाई निकालोगे, ई जेड निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से निकाल दीजिएगा। ठीक है, फिर आप आगे चलते हैं, इतना आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ई वाई का कंपोनेंट आप निकाल दीजिए, ई जेड का कंपोनेंट भी आप निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगेगी, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगेगी, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगेगी, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगेगी। इतना आप सोल्व करके चलिएगा।
ठीक है, इतना आप सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, इतना नोट कीजिए और आप इतना सोल्व कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ई वाई का कंपोनेंट और ई जेड का कंपोनेंट आप निकालोगे, का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ठीक है, फटाफट सोल्व कीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट सोल्व कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, न्यू कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यू कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसको डील करते हैं। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अपन जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बात करते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हम बात करते हैं, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरली अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बात करते हैं, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात लिखूं, इसमें समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं ई वेक्टर डॉट डी ए। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, क्लोज सरफेस होती है, क्लोज सरफेस होती है, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस होगी जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, अगर आपके पास क्या होगी, क्लोज सरफेस होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स की बात करूं, जो आपके पास क्लोज सरफेस होगी, ई डॉट डी ए। ठीक है, या ई डॉट डी एस, इस तरीके से होता है। परंतु फ्लक्स आपके पास सब तरीके का होता है। आप वाटर है, वाटर का भी फ्लक्स होगा। जैसे आपके पास कोई भी मेरे पास आसपास ये डस्टर है, ये आपके पास डस्टर है, अगर ये डस्टर को बीच में से अगर होल है इसमें से, और मैंने किसी वाटर के आगे रख दिया, तो वाटर इस होल में से कितने पर्टिकुलर यूनिट एरिया में और यूनिट टाइम पीरियड में कितना आपके पास वाटर पास होता है, कितना वाटर आपके पास पास होता है, उस वाटर के पास होने को इस पर्टिकुलर डस्टर के लिए, पर्टिकुलर डस्टर के एरिया के लिए हम क्या कहेंगे, वाटर का फ्लक्स, वाटर का फ्लक्स। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पर्टिकुलर एरिया से, पर यूनिट से, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, जो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स किसका हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, पर पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई आपके पास नदी बह रही है और आपके पास कोई फ्रेम है, उसको ले जाकर, फ्रेम है, बीच में से बड़ा सारा होल है, उसको नदी में रख दीजिए, नदी में रख दीजिए। जैसे आप रिवर जिसे बोलते हैं, तो रिवर में आपने जैसे रख दिया, तो उसमें से कितना वाटर पास हो रहा है, उस वाटर को कितना पास हो रहा है, पर्टिकुलर आप टाइम पीरियड अपनी घड़ी लीजिए और स्टॉप वॉच लगाइए, और स्टॉप वॉच लगाइए, पर सेकंड का टाइम पीरियड देखिए, 1 मिनट का टाइम पीरियड देखिए, 10 मिनट में कितना वाटर उस एरिया में से पास हो रहा है। उस वॉल्यूम को, उस जो पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा आपके पास, वो आपके पास जो वाटर का पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा उस फ्रेम से पास होगा, जिसमें रिवर में आपने उस फ्रेम को रखा है, उस पर्टिकुलर वाटर को, उसके वॉल्यूम को, सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में, कितना ही आपके पास वाटर है, वो किसी भी मात्रा में, लीटर में है, किसी भी क्वांटिटी में है, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वाटर कहलाएगा, उस फ्रेम के लिए, उस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए। ठीक है, उसमें एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपके पास जो आपने एरिया लिया है, उसका क्लोज सरफेस लिया है, क्लोज सरफेस लिया है, उसका क्लोज सरफेस है चारों तरफ से, ये आपके पास क्लोज सरफेस है। ठीक है, आपके पास जो क्लोज सरफेस है, ये मान लीजिए बॉक्स, ये बॉक्स है आपके पास, क्लोज सरफेस है, कंप्लीटली आपके पास क्लोज सरफेस है। अगर मैं इसको रिवर में रख दूं, तो ये हिस्सा कंसीडर कीजिएगा जिसमें मैंने इसको रिवर में रख दिया। रिवर में रखने के बाद
इस पर्टिकुलर एरिया से कितना वाटर पास होता है, उस बात को मैं किससे डिनोट करूंगा, फ्लक्स से डिनोट करूंगा। ठीक है, और आपके पास एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इज लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू particular passing through of particular फ्रेम या बॉडी देन बॉडी, ऐसा लिखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कीजिए। थ्रू ऑफ पर्टिकुलर फ्रेम या बॉडी पर यूनिट एरिया एंड perpendicularly ठीक है। दिस टाइप, इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा यहां पर, दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज मोस्टली नहीं, दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज क्लोज सरफेस। ठीक है, देन we can define this type of frame is closed surface, we can define language या फिर we can define flux, then we can define flux। ठीक है, अपन ने जो है बढ़िया लैंग्वेज में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ऑफ पर्टिकुलर फ्रेम बॉडी पर यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली या लिख सकते हो परपेंडिकुलरली टू सरफेस, ये भी डाल सकते हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज दिस क्लोज सरफेस, देन वी कैन डिफाइन फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये गोलियां लगना चाहिए जब आपके पास क्लोज सरफेस की बात की जाएगी। ठीक है, अगर मैं फ्लक्स की पर्टिकुलर फ्लक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होती है। फ्लक्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। कहां लिखा है मैंने ये बात, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलरली पर्टिकुलर फ्रेम बॉडी पर यूनिट एरिया की बात किया हूं मैं यहां पर। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, एरिया डॉट एरिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है, इसको मैं अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहां लिखा है अपन ने, लाइंस यहां पर डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपॉन एरिया मल्टीप्लाई में एरिया, ये आपके पास फ्लक्स हो गया। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन जो हो रहे हैं पासिंग थ्रू, ये भी लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर नहीं लिखा ना, पासिंग थ्रू
परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड क्लोज सरफेस एंड क्लोज सरफेस नोट कर लीजिएगा, जो मैं बात लिखा हूं उस पर नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम फ्लक्स कहेंगे, पर उस पर एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या लगा दी है? पर यूनिट एरिया की कंडीशन लगा दी है। पर यूनिट एरिया की आपके यहां पर यूनिट एरिया होनी चाहिए, और आपके पास जो फ्रेम जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो फ्रेम आपके पास क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। वो फ्रेम क्या होनी चाहिए भाई? क्लोज फ्रेम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेम क्या होनी चाहिए भाई? क्लोज फ्रेम होनी चाहिए। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। अब नोट कर लीजिए फटाफट। अब ये लैंग्वेज वाला पार्ट फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट लैंग्वेज वाला पार्ट नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। पॉज कर नोट कर लीजिएगा भाई। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे। अब देखिएगा एक बार, ये आपके पास वो फ्रेम है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ढंग से बना देता हूं। ये आपके पास वो फ्रेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ये देखिएगा, फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ये फ्लक्स आपके पास पास आउट हो रहा है। ये फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ठीक है, ये फ्लक्स पास आउट हो रहा है। इसका परपेंडिकुलर एरिया ये मानिएगा, और ये एंगल थीटा बना रहा है। परपेंडिकुलर एरिया एन कैप। ठीक है, यू कैप भी बोल सकते हो। एरिया अगर है तो ए कैप भी बोल सकते हो। एन कैप इक्वल टू, कई बुक्स में ए यू कैप लिख रखा है, कई बुक्स में ए कैप लिख रखा है, कई बुक्स में एन कैप लिख रखा है। इस तरीके से लिख सकते हो। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें जो फ्लक्स का पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा फ्लक्स पार्टिसिपेट करेगा? ये थीटा का, जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, यानी कोस थीटा वाला कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला कंपोनेंट है फ्लक्स का, जो ये वाला कंपोनेंट है ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, फ्लक्स में ये वाला कंपोनेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपके पास क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपके पास किसका एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल थीटा वाला, जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट। वैसे भी आप सोच सकते हो फ्लक्स कैसे डिफाइन करोगे। ऐसे अगर आप वाटर में ऐसे एक फ्रेम रख दिया हो तो वाटर ऐसे पास हो रहा है, पास हो रहा है। अब जबकि आप कह रहे हो कि फ्लक्स जब भी कहोगे जब उसमें से पास आउट होगा, फ्रेम में से पास आउट होगा वाटर, जब भी तो फ्लक्स कहोगे। अब वाटर को आप फ्रेम ऐसे रख दियो, वाटर नीचे से पास हो रहा है, इस तरीके से नीचे से पास हो रहा है, इस तरीके से नीचे से पास हो रहा है। तो नीचे से पास हो रहा है तो कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे? एंगल कितना बना दिया? 90 डिग्री बना दिया। तो उस अंदर से तो जा रहा नहीं है, नीचे से उस फ्रेम को टक्कर मार रहा है वाटर, तो वो फ्लक्स नहीं कहलाएगा। फ्लक्स वही कहलाएगा जो यहां पर उसके अंदर से निकलेगा। अंदर से निकलने के लिए मैं इस डायग्राम में देख पा रहा हूं कि थीटा का कोस थीटा वाला कंपोनेंट साथ देगा। अगर यहां पर डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर अलजेब्रा से भी यहां पर कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, फाई ई इक्वल टू एस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोस थीटा डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है,
और अगर सीधी बात की जाए तो आपके पास एस ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में कोस थीटा, ये आपके पास फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा की यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, 90 वैल्यू होगी, तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा। जीरो होगी जब आपके पास क्या होगा, जीरो होगी जब आपके पास क्या होगा, जब भी आपके पास मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फ्लक्स की बात हो गई। जैसे ही फ्लक्स की बात हुई तो गाउस अंकल का आना हुआ। फ्लक्स की जैसे ही बात हुई तो गाउस अंकल का आना हुआ। गाउस साइंटिस्ट थे, उनका आना हुआ। तो देखिएगा गाउसेस लॉ, फिर आपके पास प्रकट हुआ गाउसेस लॉ। ठीक है, फिर आपके पास प्रकट हुआ गाउसेस लॉ। ठीक है, तो देखिए तो गाउसेस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स होगा आपके पास वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, फाई के बराबर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज की मैं बात करूं तो क्यू इनक्लोज क्या होगा आपके पास, क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा वो देखोगे, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज विदिन द सरफेस, विथ इन द सरफेस। ठीक है, चार्ज आपके पास क्या होगा, विथ इन द सरफेस होगा। चार्ज आपके पास यहां पर डिफाइन किस तरीके से होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय विथ इन द सरफेस। जो ये आपके पास सरफेस होगी वो देखिएगा किस तरीके से डिफाइन करोगे, एक बार देखिए दोबारा से। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन करोगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या, स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को क्या डिफाइन करोगे, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, गाउसेस लॉ। अब चर्चा करते हैं, इतना नोट कीजिए फिर आगे चर्चा करते हैं। इतना नोट कीजिएगा फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। यहां पर लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस एज गिवन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब गाउसेस लॉ और इसके फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं। गाउसेस लॉ और इसके फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। फिर गाउसेस लॉ और इट्स फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं। गाउसेस लॉ और इसके फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गाउसेस लॉ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, गाउसेस लॉ पे किस तरीके से चर्चा करते हैं, देखिए।
इंपॉर्टेंट रहता है अपने पास गाउसियस लॉ, ठीक है। देखिएगा गाउसियस लॉ पे किस तरीके से चर्चा करते हैं। गाउसियस लॉ और एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके 3 फॉर्मेट होंगे क्वेश्चन के। एक तो अपन ने स्टेटमेंट पास किया है, स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे इस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास होगा इंटीग्रल फॉर्मेट पे, इंटीग्रल फॉर्मेट पे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास होगा इंटीग्रल फॉर्मेट पे, इंटीग्रल फॉर्मेट पे। और अगला क्वेश्चन होगा आपके पास डिफरेंशियल फॉर्मेट पे, डिफरेंशियल फॉर्मेट पे। और सब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिखाया हूं अच्छी तरह, आपके पास सब सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाया हूं, तो आपके पास क्वेश्चन लगने चाहिए भाई, इन तीनों फॉर्मेट पे क्वेश्चन लगने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट रहता है, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट रहता है, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन है तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन होगी तो एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बनाओगे, इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है। इमेजिनरी गाउसियन सरफेस के लिए आवश्यक शर्त मैं ऐसे ही बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा, 12th क्लास में है ये, IIT जी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हैं। गाउसियन सरफेस की इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है, सबसे पहले क्लोज सरफेस होना चाहिए। गाउसियन सरफेस भी आपके पास क्लोज होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का होने का मतलब जैसे आपके पास डायग्राम है जिसकी हमने गाउसियन सरफेस क्रिएट करनी है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मुझे गाउसियन सरफेस क्रिएट करनी है, चाहे आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी गाउसियन सरफेस क्रिएट करनी है, तो आपके पास वो आप सिमेट्रिक ही क्रिएट करोगे, ठीक है। तीसरी चीज है आपके पास जो एंगल है, जो फ्लक्स में एंगल है, जो फ्लक्स में आपके पास एंगल है E डॉट DA, और इसको हटाऊं तो मैग्नीट्यूड में कोस थीटा, जो एंगल है जब तक फ्लक्स पास आउट हो जाए, जब आपके पास फ्लक्स पास आउट हो रहा है जब ही तो हम E और DA में एंगल दे रहे हैं थीटा, ये हमेशा सरफेस से पास आउट हो जाए फ्लक्स, जब तक थ्रू आउट कंप्लीट सरफेस ये एंगल कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए बार बार। ये मान लीजिए 90 हो गया फिर 90 हो गया, बदल जब फ्लक्स नहीं होगा आपके पास, थ्रू आउट कंप्लीट प्रोसेस में ये एंगल आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए जब आपके पास गाउसियन सरफेस क्रिएट होगी। ये कुछ कंडीशंस हैं आपके पास जो अब गाउसियन सरफेस क्रिएट करोगे उसके लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अपन किस बात का डिस्कशन करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्मेट है, इंटीग्रल फॉर्मेट है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की अपन ने बात कर ली, अब इंटीग्रल फॉर्मेट ऑफ गाउसियन सरफेस, गाउसियन लॉ सॉरी, इंटीग्रल फॉर्मेट ऑफ, इंटीग्रल फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रल फॉर्मेट ऑफ, देखिएगा इंटीग्रल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ गाउसियस लॉ, गाउसियस लॉ। देखिए भाई, तो फ्लक्स आपने क्या निकाला था, फाई इक्वल टू E डॉट DS, ठीक है। और स्टेटमेंट से फ्लक्स क्या निकाला था, फाई इक्वल टू, स्टेटमेंट से फ्लक्स क्या निकाला था, फाई इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। स्टेटमेंट से क्या फ्लक्स निकाला था, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये दोनों फ्लक्स हैं, दोनों ही फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो E डॉट DS DA S और Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्मेट आ गया, गाउसियन लॉ का इंटीग्रल फॉर्मेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
नोट कर लीजिएगा इतना, फिर अपन आगे चलते हैं। अब डिफरेंशियल फॉर्मेट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है डिफरेंशियल फॉर्मेट, और आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन भी यहाँ से जनरेट होती है। डिफरेंशियल फॉर्मेट से मैक्सवेल इक्वेशन भी आपके पास जनरेट होती है, जो अपन ईएम वेव्स में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल फॉर्मेट से आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन जनरेट होगी, जो डिफरेंशियल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, वो ईएम वेव्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा डिफरेंशियल फॉर्मेट। डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ गाउसियस लॉ, हेडिंग डालिएगा डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ गाउसियस लॉ। ठीक है, अब देखिएगा जरा सा देखिएगा, तो देखिए डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताइएगा क्या होती है? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? एरिया, पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं, एरिया की बात नहीं करते, सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा ए वेक्टर, ये आपके पास वॉल्यूम होगा, और ये आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा, ये डाइवर्जेंस होगा डीटो इक्वल टू, ये आपके पास ए डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? एरिया इंटीग्रल, ये आपके पास एरिया इंटीग्रल, ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल, इक्वल होंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल और एरिया इंटीग्रल के इक्वल होगा, इतना नोट कीजिएगा। एरिया इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल होगा। अब ए है, ए कोई भी वेक्टर है, ए क्या है आपके पास? वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड है। ठीक है, कोई भी वेक्टर फील्ड है, तो कोई की जगह अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक वेक्टर फील्ड है, उसका यूटिलाइज ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो आपके पास V, आपके पास टो इक्वल टू ई वेक्टर डी टो इक्वल टू एरिया इनक्लोज ई डॉट डी एस की जगह अपन डी ए यूज ले रहे हैं, एरिया को डी ए वेक्टर यूज ले रहे हैं, एरिया को क्या यूज ले रहे हैं? डी ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपके पास एरिया है, यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। और ये किसके बराबर हो गया आपके पास? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4, ये किसके बराबर हो गया? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डेल ई वेक्टर डी टो, ये किसके बराबर हो गया? ये वॉल्यूम के बराबर हो गया, दिख तो रहा होगा, डी टो। ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन 3 से यहाँ पर यूज ले सकते हो, इक्वेशन 3 यूज्ड इक्वेशन 3। अब आगे चलते हैं, ऊपर देखिएगा, ये Q इनक्लोज्ड है, तो Q इनक्लोज्ड को अगर मैं लिखूं, Q इनक्लोज्ड को लिखूं, ये मुझे दोनों तरफ बराबर चाहिए, ऐसा Q इनक्लोज लिखूं तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज लूंगा, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज लूंगा। देखिएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरीके से यूज लेता हूँ, डी टो, ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज लूंगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रल फॉर्मेट मिटा के चलता हूँ। ठीक है, देखिएगा इंटीग्रल फॉर्मेट मिटा के चलता हूँ। ये आपके पास Q इनक्लोज हो गया। अब डी टो, अब मैं इस इक्वेशन 5 की बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? V डेल क्रॉस E वेक्टर डी टो, और इसकी जगह ये V रो डी टो अपॉन एप्सिलॉन नॉट
अपसाइलन नोट, ठीक है। अब ये अपसाइलन नोट हो गया आपके पास, ठीक है। अब दोनों तरफ आप इक्वलेट कर दीजिए, तो आपके पास दोनों तरफ इंटीग्रल है तो इसको हटा दीजिए, जो कोफिशिएंट है उसका यूज ले लीजिए। कोफिशिएंट है उसका मैंने यूज ले लिया, इंटीग्रल फॉर्मेट को, डीटो को हटा दिया है, डीटो को यहाँ हटा दिया है, इंटीग्रल फॉर्मेट को हटा दिया है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई भी आपके पास इस तरीके का वॉल्यूम है, देखिएगा ये वॉल्यूम है, कोई भी आपके पास बॉडी है उसका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम की अपन बात कर रहे हैं, उसके डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास कोई भी बॉडी है, स्वैच्छिक बॉडी मान लीजिए, हिंदी में लिखोगे स्वैच्छिक बॉडी, स्वैच्छिक बॉडी, बॉडी या सिस्टम, स्वैच्छिक बॉडी या सिस्टम, बॉडी लिख लीजिए, सिस्टम लिख दीजिए, सिस्टम, ठीक है। नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। इसका यूज अगर आप बता पाओ तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका यूज अपन ने कहां पर किया था, इसका यूज अपन ने कहां पर किया था। लाप्लास इक्वेशन में इसका यूज लिया था, याद करो आप, लाप्लास इक्वेशन में इसका यूज लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो यहां पर रो या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकालना है तो इस कंसेप्ट का हम यूज लेते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन में फिर से इसका यूज लेंगे, ईएम वेव्स में इसका फिर से यूज लेंगे, यूज ही है इसका, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये भी गाउसेस लॉ है, अगर गाउसेस, ये आपके पास गाउसेस लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्मेट में गाउसेस लॉ है। अगर हम बात करें, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्मेट में गाउसेस लॉ है, मैक्सवेल इक्वेशन है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। और ईएम वेव्स में भी इसका बहुत यूज है। ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, इससे बहुत अच्छे अच्छे आईआईटी जेईई में क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको मैं बता देता हूं बात, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, आगे चलिएगा, सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले एक दो सवाल देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, एक दो सवाल देखते हैं। देखिएगा, एक दो सवाल देखते हैं। मिटा दूं भाई, नोट कर लीजिए, मैं गिनती गिनता हूं, 1 2 3, नोट कर लीजिएगा। अब मिटा रहा हूं मैं इसको। देखिए, एक दो सवाल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक दो सवाल ही कर रहा हूं मैं, फिर अपन आगे चलेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। एक दो सवाल कर देता हूं मैं आपसे। देखिएगा, ये कोई भी आपके पास क्या है, सिस्टम है। ये आपके पास क्या है, कोई भी सिस्टम है जिस पे चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, ये चार्ज Q5 है। फ्लक्स बताइए भाई, फ्लक्स बताइएगा कितना होगा, फ्लक्स बताइएगा भाई इसका कितना होगा, इस सिस्टम का फ्लक्स आपके पास कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताइएगा, कैलकुलेट करके बताइएगा। मैं बता देता हूँ फ्लक्स कितना होगा। जो चार्ज इनक्लोज्ड है, पूरे सरफेस, जो बाउंडेड चार्ज है, जो पूरी सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज, उसको ही हम इंक्लूड करेंगे। तो Q1 Q2 Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्या हो जाएंगे, इनक्लोज्ड हो जाएंगे, ये चार्ज क्या हो जाएंगे आपके पास, इनक्लोज्ड हो जाएंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, मैनुअल कॉन्सेप्ट है जिसका हम यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, फिर और कोई क्वेश्चन है नहीं
ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, मैनुअल कॉन्सेप्ट है एक, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो मैनुअल कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये तो आ गया समझ में, अब आगे चलते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है मेरे पास, वो देखिए। क्या ये आपके पास कोई भी स्पेयर है, अगर मैं इसकी रेडियस, वी कैन कंसीडर, क्वेश्चन लिख रहा हूं, वी कैन कंसीडर ए स्पेयर ऑफ रेडियस r/2 और 2r, then flux find out the flux, find out the flux every both condition। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, वी कैन कंसिडर्ड ए स्पेयर ऑफ रेडियस r/2 2r। तो एक बार 2r ले लीजिए और एक बार स्पेयर की रेडियस r/2 ले लीजिए, चार्ज q ले लीजिए, इनक्लोज चार्ज आपके पास q है, रेडियस चेंज हुई है और चार्ज आपके पास यहां पर है, जो आपके पास मिड सेंटर पॉइंट है, उस पर प्लस चार्ज q पड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है। दोनों ही आपके पास क्या है, स्पेयर 1.2, स्पेयर 1.1। ठीक है, देखिए फ्लक्स कैसे निकालोगे आपके पास, मैं निकाल देता हूं, E.dA। ठीक है, ये फ्लक्स है और मान लीजिए फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है और इसके ही परपेंडिकुलर, ये आपके पास इसके ही परपेंडिकुलर आपके पास डीए वेक्टर है, दोनों पे एंगल कितना बन रहा है भाई, कितना एंगल बन रहा है दोनों पे एंगल 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एक ही एक्सिस पर है, ये भी डीए भी मान लीजिए इस एक्सिस पे है और ए भी आपके पास इस एक्सिस पे है, तो कोस 0 यानी 1, थीटा की वैल्यू 0 एंगल बन रहा है। तो आपके पास डी ई डॉट एरिया 4 पाई और 2r का स्क्वायर, ये आपके पास फ्लक्स हो गया। ठीक है, ये आपके पास फ्लक्स हो गया, नोट कीजिएगा इतना, ये आपके पास क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरीके से बात करोगे वो देखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि इस स्पेयर में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो आपके पास, मैं फ्लक्स की बात कर रहा था यहाँ पर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो फ्लक्स क्या होगा, के जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन 2r स्क्वायर 4 पाई 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q इनक्लोज्ड। ये Q क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसको बड़ा Q लिख दीजिए, इनक्लोज्ड अपॉन मल्टीप्लाई में 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज होल फ्लक्स। इससे भी उतना ही फ्लक्स पास आउट होगा और इससे भी उतना फ्लक्स पास आउट होगा, क्योंकि रेडियस जितनी यहां होगी उतनी यहां पर होगी, कैंसिल हो जाएगी, और फ्लक्स जितना यहां से ओरिजिनेट होगा फ्लक्स, इस पॉइंट यहां से जो ओरिजिनेट होगा फ्लक्स, वो फ्लक्स, और जो r/2 रेडियस से ओरिजिनेट होगा फ्लक्स, वो वाला फ्लक्स, दोनों सेम होंगे, बोथ आर सेम। फ्लक्स में क्या होगा, बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कल से चर्चा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा। यहाँ पर चार्ज क्यू है, एज पर चार्ज क्यू है, एज पर चार्ज क्यू है, तो प्लस चार्ज क्यू के कारण आपको फ्लक्स बताना है। प्लस चार्ज क्यू के कारण आपको फ्लक्स बताना है। इसमें जो भी फ्लक्स क्रिएट होगा, कोई भी आप हाईलाइट कर दीजिए, एक सरफेस या फिर एक ही सरफेस हाईलाइट कर दीजिए, उसमें फ्लक्स कितना होगा बताइएगा भाई। इसको बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसको कंसेप्ट को, जो मैनुअल कॉन्सेप्ट है इसमें, फिर मैं बताता हूँ। इतना बताइएगा, फिर मैनुअल जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैं बताता हूँ। ठीक है, बताइए भाई, सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ भाई। देखिए, फ्लक्स पास आउट करना है, जो मेरे पास उपलब्ध हैं सामग्री, उससे ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर है चार्ज, ये आपके पास फोर्थ सरफेस है, देखिएगा एक बार। ठीक है, देखिए भाई, इस चार्ज को अपन को इनक्लोज करना है, अंदर लाना है। इस चार्ज को क्या लाना है? अंदर लाना है। ये जो चार्ज होगा, ये देखिएगा इस पॉइंट पर है। ये आपके पास पूरा क्यूब है, और क्यूब मान लीजिए, क्यूबॉइड मान लीजिए, इस पॉइंट पर है, यानी एज पर है। तो जो गाउस लॉ कहता है कि चार्ज इनक्लोज होगा जब ही फ्लक्स निकलेगा। चार्ज इनक्लोज होगा जब ही फ्लक्स निकलेगा। इसको इनक्लोज कीजिए। मैं अगर 2D में मानूं, इसको 2D में मानता हूं, तो इसको इनक्लोज करना है। प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, इसको इनक्लोज करना है, तो एक स्पेयर यहाँ पर लाना पड़ेगा। जो आपके पास जो क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा इनक्लोज करने के लिए। एक को यहाँ लाना पड़ेगा, एक को यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, और 4 ऊपर लाने पड़ेंगे इसके। एक यहाँ पर पास में लाना पड़ेगा। आप कमरे में जहां भी बैठे हो वहां पर एक पॉइंट पर खड़े हो जाइए, और उसको अंदर लाना है। तो इसको अंदर लाना है, तो एक आपको जो क्यूबॉइड है, क्यूब मान लीजिए, इसको क्यूब को इस तरफ लाना पड़ेगा, इसको एक पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा, और एक इसको पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा, इसके इस तरफ पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। ऐसी 4 आपको आगे की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 आपको आगे की तरफ रखना पड़ेगा। इस तरीके से देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास 4 हैं, ये 4 हैं, इसको बीच में लाना है। तो ये अपन ने एक तो बीच में, ये यहाँ पर है आपका चार्ज, यहाँ पर है, इसको बीच में लाना है। तो बीच में किस तरीके से लाओगे? तो ये देखिएगा, इसको बीच में लाना है। तो 1 2 3, तीनों को अपन ने रख दिया। अब इसको तीनों को रख दिया, ये आपके पास ऐसे खड़ा है, ऊपर की तरफ है ये चार्ज, यहाँ पर है चार्ज, इसको बीच में लाना है। तो 3 आप साइड में रख दिया, एक ये रख दिया। मैं रख के बताता हूँ। पहले मैंने इसको लाना है बीच में, तो पहले मैंने ये रख दिया, इसके बाद में मैंने ये रख दिया, इसके बाद में मैंने ये रख दिया। तीनों रख दिए। अब मैं इसके ऊपर इसी तरीके से मैं इसको ऊपर रख दूंगा, इसके ऊपर रख दूंगा। देखिएगा, इसको इसी तरीके से 2 ऊपर रखा हूं, 2 इसके ऊपर रख दूंगा, 2 मैं इसके ऊपर रख दूंगा। इस तरीके से मैं इसको ऊपर रख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से अपन सोल्व करके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करके चलेंगे। तो आपके पास 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 ही ऊपर रखूंगा। तो फ्लक्स, तो आपके पास 8 बॉडी के कारण जो फ्लक्स होगा, तो आपके पास क्या होगा? क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या निकालना है? कितनी बॉडी के कारण निकालना है? एक बॉडी के कारण निकालना है फ्लक्स।
तो Q इनक्लोज्ड अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हो। आपका यूनिट सेल होता है, एक यूनिट सेल होता है, उसमें अगर आप एज पे रखते हो यूनिट सेल को, वो अपना यूनिट सेल का 1/8 पार्ट शो करता है, 1/8 पार्ट शो करता है कि 1/8 पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। परंतु अब आगे देखिएगा, इस फेस से निकालना है अपन को, ठीक है, इस फेस से अपन को क्या निकालना है, इस फेस से फ्लक्स बताना है। तो देखिएगा, ये आपके पास ये Q इनक्लोज किस पे किस फेस से टच हो रहा है, एक तो ऊपर वाली फेस से फर्स्ट, और एक इस फेस से टच हो रहा है। Q इनक्लोज इस फेस से भी टच हो रहा है आपके पास, और कौन सी से हो रहा है, एक पीछे वाली से हो रहा है, एक ये पीछे वाली फेस से टच हो रहा है। 1 2 और ये 3 फेस से ये टच हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे इस पे टच हो रहा है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ही रह जाएंगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे, थ्रू आउटसाइड नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। इससे टच हो रहा है तो आउटसाइड नहीं निकल पाएंगे। तो फ्लक्स 1 इक्वल टू फ्लक्स 2 इक्वल टू फ्लक्स 3 इक्वल टू 3 फेसेस के कारण फ्लक्स आपके पास यहां पर 0 हो जाएगा। जैसे आपका Q इनक्लोज एज में पड़ा है, तो आपके पास 1 नंबर सरफेस और ये 2 नंबर सरफेस और 3 नंबर सरफेस पर आपके पास फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जैसे आपके पास Q इनक्लोज इस पे पड़ा है, तो ये किससे टच हो रहा है, एक तो इससे टच हो रहा है, एक इससे टच हो रहा है, और एक ऊपर वाली से टच हो रहा है, एक इससे और एक ऊपर वाली से, एक पीछे वाली से, एक साइड वाली से, एक ऊपर वाली से ये टच हो रहा है, ठीक है। बाकी से टच हो रहा नहीं है। 3 सरफेस से ये टच हो रहा है, तो 3 सरफेस का चार्ज आपके पास 0 हो जाएगा। उसके बाद में आप रूम में बैठे हो, तो जैसे 3 सरफेस हुई, 1 2 और 3 से एक चार्ज टच हो रहा है, फिर बाकी कितनी बची, 3 को छोड़ दीजिए, और आपके पास कितनी बची, 1 2 3 को छोड़ दीजिए, उसके बाद में कितनी बची सरफेस बताइएगा, 3 सरफेस और बचेगी। तो 3 से और पास आउट होगा, तो फाई कितना हो जाएगा आपके पास, फाई इक्वल टू 1 फेस क्या हो जाएगा, इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन 24 एप्सिलॉन। समझे, 3 से तो कैंसिल हो गया, फिर कितनी सरफेस बची, एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, और एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल। इससे तो अपन को पास बताना है कितना जाएगा। फिर बची कितनी, 1 बची, 2 बची, और ये सामने वाली फेस 3 बची, 3 फेस बची। तो तीनों से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे, तो 1/3, तो एक फेस से जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज 24 एप्सिलॉन नॉट, 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई फेसेस करके बताता है, मैं बॉडी करके बताया, यहां पर मैंने बॉडी करके बताया, यानी 24 फेसेस करके बताता है। कई जगह कई बुक्स में लिखा होता है 24 फेसेस के थ्रू बताता है, पर मैंने बॉडी बताई, क्योंकि 8 बॉडी आप ऊपर रखोगे और 8 बॉडी आप ऊपर रखोगे, ठीक है, 8 बॉडी आप ऊपर रखोगे, और जिससे ये अंदर आ जाएगा चार्ज, ठीक है। बॉडी भी लिख सकते हो, यहां पर फेसेस भी लिख सकते हो, बॉडी भी लिख सकते हो, फेसेस भी लिख सकते हो, क्योंकि फेसेस आपके कितने टच होंगे, 8 फेस टच होंगे, 8 बॉडी लिख दीजिए एक बार, 8 बॉडी, और एक बॉडी से इतना, और फिर एक फेस से 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस क्लास को, जो आज फ्लक्स के ऊपर क्लास हुई है, इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फ्लक्स के इंटीग्रल फॉर्मेट है और डिफरेंशियल फॉर्मेट है, और आगे चर्चा करेंगे और इसके सवालों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप चैनल को लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।